दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। आज हम चर्चा करेंगे परसों यूपी में होने वाले नगर निगम के चुनाव की। और आज मैं बनारस के नगर निगम चुनाव पे चर्चा करना चाहता हूं। बनारस का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कारण ये है कि बनारस 1991 से अब तक बेसिकली मूलतः भाजपा का गढ़ रहा है। और जब से मेयर के लिए सीधे जनता ने वोट डालना शुरू किया है, तब से बनारस में भाजपा का ही मेयर रहा है। लेकिन इस बार मेयर के चयन के प्रत्याशी को लेकर भाजपा के अंदर ही काफ़ी असंतोष है। चूँकि मैं बनारस में काफ़ी रहा हूँ, मेरी कर्मभूमि है, आप उसे मेरी जन्मभूमि भी एक तरह से मान सकते हैं। और मुझे लगातार लोगों से बात होती है। इस बार पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से एक अनजान से चेहरे को वहां टिकट दे दिया। कई असंतोषों, कई तरह की चिट्ठियां सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसमें कुछ लोग महानगर अध्यक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने कई तमाम तरह के आरोप हैं। और उसमें एक भाजपा के एक बड़े नेता थे, संगठन मंत्री थे, उनको अभी यहाँ से हटाया गया, सुनील ओझा, जिनके ऊपर कई तरह के विवाद सामने आए थे। और उन्होंने एक आश्रम भी बनाया था गड़ोली घाट पे। उसके बाद उनको बिहार भेज दिया गया। इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि बनारस भाजपा का गढ़ रहा है। और लेकिन 2022 के चुनाव में बनारस में दक्षिणी शहर दक्षिणी की जो सीट थी, उसमें हालत इतनी खराब थी कि मोदी जी को आके वहां रोड शो करना पड़ा। तब भी बनारस दक्षिणी की सीट, जो भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, वहाँ सिर्फ 10,000 वोट से नीलकंठ तिवारी जीते थे। मैं नीलकंठ तिवारी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 2012 में जब पूरे प्रदेश में सपा की लहर थी, तब भी बनारस की तीनों विधानसभा में भाजपा का परचम लहराया था। तब नरेंद्र मोदी का नामो निशान तक नहीं था। मैं आपको बता दूं, 2012 का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी का नामो निशान तक नहीं था यूपी में। और बनारस ने तीनों सीटें जीती थी। मतलब शहर उत्तरी, जो मुस्लिम बहुल मानी जाती थी, वहाँ से रविंदर जायसवाल जीते थे। और कैंट से ज्योत्सना श्रीवास्तव जीती थी। और दक्षिणी से भाजपा के दिग्गज 8 बार के विधायक श्याम देवराज चौधरी जीते थे। लेकिन एक नई परंपरा आई मोदी के आते ही स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके मोदी लहर में संघ के कुछ लोगों ने अनजान चेहरों को टिकट देना शुरू कर दिया। उसी में एक नाम था नीलकंठ तिवारी। नीलकंठ तिवारी 2017 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उनका स्थानीय लेवल पे बहुत विरोध था। खैर, वो चुनाव हार भी सकते थे, लेकिन तब नाराज माने जा रहे श्यामदेवराव चौधरी ने सबसे कहा था, उन्होंने तब कि भैया आप लोग भाजपा को वोट दीजिए। मोदी जी ने उनसे बात की थी और बड़ी मुश्किल से नीलकंठ तिवारी 20-25 हज़ार वोट से जीते। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वो वहां से इकलौते मंत्री बना दिए गए। अनिल राजभर भी बनाए गए, लेकिन अनिल राजभर पिछड़े कोटे से आते थे और भाजपा को अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए पिछड़ों को आगे करना था। जबकि दो दिग्गज, रविंदर जायसवाल जो दूसरी बार शहर उत्तरी से जीते थे, उनको मंत्री न बना के नीलकंठ तिवारी को बनाया गया। और नीलकंठ तिवारी ने कैसा काम किया, ये 2022 के नतीजों में मिला। जो आदमी 5 साल तक मंत्री रहा, वो बड़ी मुश्किल से मोदी के रोड शो का बार-बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी के रोड शो में ज़्यादातर जो एरिया थी वो शहर दक्षिणी की ही थी। प्रधानमंत्री की अपार लोकप्रियता के बाद, योगी के बड़े बड़े दावों के बाद भी भाजपा के गढ़ में नीलकंठ तिवारी बमुश्किल 10,000 वोटों से जीते। अभी जब मेयर का चुनाव हुआ, अप्रत्याशित रूप से एक नए नाम अशोक तिवारी को टिकट दे दिया गया। इससे बनारस की भाजपा में भयंकर असंतोष है। ये तो भाजपा का पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि समाजवादी पार्टी ने वहां डॉक्टर ओपी सिंह को टिकट दिया है। डॉक्टर ओपी सिंह सक्रिय राजनीति में, स्थानीय राजनीति में पिछले 30 सालों से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो कई बार नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं, उप सभापति भी रहे हैं, और कई बार विधानसभा का चुनाव लड़े, वो जीत नहीं पलक बनता है। और चूंकि आजकल चुनाव जातियों पर आधारित होता है, बनिया वर्ग चाह रहा था कि मेयर उसका हो, बनियाओं को टिकट नहीं मिला। बनारस में बनिया बड़ी संख्या में है। उसके अलावा शहर उत्तरी में
60 से 70 हजार राजपूत हैं। और ओपी सिंह के चुनाव का संचालन गाजीपुर से सपा के दिग्गज नेता डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह कर रहे हैं। और ओम प्रकाश सिंह बीएचयू से ही उठे हैं, बीएचयू की छात्र राजनीति से उठे, वहां पे महामंत्री बने, उसके बाद वो सांसद और विधायक रहे हैं। इस बार मेयर का चुनाव बनारस में फंसता हुआ दिख रहा है। एक चिट्ठी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कई लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी और योगी से खुल के कि ऐसी क्या चीज है कि मुख्तार और अतीक तो माफिया हैं, लेकिन क्या विनीत सिंह, ब्रिजेश सिंह, सुशील सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह सन्यासी हैं? ये सवाल एक व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह और तमाम जो माफिया हैं वो क्या सन्यासी हैं? और ऐसे लोगों को क्यों टिकट देती है भाजपा? मैं आपको बताऊं तो एक के बाद एक बताता हूं। विनीत सिंह भाजपा के समर्थन से मिर्जापुर से एमएलसी हैं। एक दौर था कि विनीत सिंह के आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। प्रॉब्लम क्या है कि और अभी जो भाजपा कर रही है कि उसके माफिया गलत, मतलब मुख्तार और अतीक, चूंकि उनके संबंध सपा और बसपा से थे तो वो बुरे हैं, लेकिन हमारे जो माफिया हैं वो अच्छे हैं। तो ये नहीं राजकाज में चलता है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा ने इसलिए थोड़ी बुलाया है। माँ गंगा ने तो आपके कहने पे योगी में उत्तर प्रदेश में 2 बार भाजपा को बहुमत दिया। तो हर धर्म और हर जाति के माफिया पे एक तरह से वार होना चाहिए। ब्रिजेश सिंह खुद एक बार एमएलसी रह चुके हैं, इस बार पब्लिक का दबाव पड़ा तो ब्रिजेश सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती और एमएलसी का और जीत जाती हैं, और भाजपा का जो घोषित प्रत्याशी होता वो चुनाव हार जाता है। ये बनारस शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि अन्नपूर्णा सिंह किसकी वजह से एमएलसी बनी है। तो योगी जी, आपने माँ गंगा का नाम लिया था, आप महादेव का नाम लेते हैं। कृपा करके मोदी जी आप ये खेल बंद कीजिए। हर माफिया के ऊपर उसका बिना जाति धर्म देखे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जानते हैं लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होती है, नेता मालिक नहीं होती है। इसी जनता ने राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मौत के बाद 401 सीटें दी थी और उत्तर प्रदेश में से 85 में से 84 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती थी। लेकिन उसी 5 साल बाद ही समीकरण पलटा और उसके बाद से आज तक, जी हाँ 2023 तक कांग्रेस कभी अपने बलबूते इस देश में सरकार नहीं बना पाई। आप लोग हर बात में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण और देवादिदेव महादेव का नाम लेते हैं, लेकिन जो चल रहा है, लोग उस वायरल चिट्ठी में कोरोना से हुई मौतों का भी जिक्र है, गंगा में बहती लाशों का भी जिक्र है, नोटबंदी का भी जिक्र है, आंकड़े आ रहे हैं किस तरह की मंदी छाई हुई है। और आप अपने जो चिट्ठी का मुहिम मूल है कि आपने बजाय अपने किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देने के बजाय लोग बोल रहे हैं कि किसी खास नेता को खुश करने वाले चाटुकार को बनारस में मेयर का टिकट दे दिया है। तो क्या भाजपा ये सोचती है कि वो किसी को भी बनारस में खड़ा कर देगी, वो जीत जाएगी? तो मैं आपको याद दिला दूं, 2004 का लोकसभा चुनाव था। शंकर प्रसाद जायसवाल के खिलाफ बनारस की जनता मन बना चुकी थी, लेकिन किसी दबाव में उनका टिकट नहीं कटा। नतीजा ये हुआ कि 1991 के बाद जब से जितने भी लोकसभा चुनाव हुए थे उन सब में भाजपा बहुत बहुमत जीती थी और 2004 में अप्रत्याशित रूप से शंकर प्रसाद जायसवाल हार गए और कांग्रेस के राजेश मिश्रा सांसद बने थे। यही गलती भाजपा ने 2009 में दोहराई थी जब उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को बनारस से सांसदी का टिकट बनाया था और बड़ी मुश्किल से 17,000 वोटों से मुरली मनोहर जोशी जीते थे। तो बनारस की जनता को भाजपा ये ना समझे कि वो जो कह देगी वो उस हिसाब से बनारस की जनता जाएगी और कमल का बटन दबाएगी। बनारस की जनता महादेव के अलावा किसी और को नहीं मानती है। खैर नतीजे जो भी आए, लेकिन बनारस में मेयर का चुनाव मेरी जानकारी, मेरे सूत्रों के हिसाब से
फंस चुका है, या कोई आश्चर्यजनक नतीजा आ सकता है, ओपी सिंह चुनाव जीत सकते हैं, या बड़ी मुश्किल से अशोक तिवारी, जिस तरह से नीलकंठ तिवारी, एक तिवारी ने जो नैया डुबोई थी भाजपा की, डूबते डूबते बची थी शायद दक्षिणी की सीट, तो क्या इस बार भी अशोक तिवारी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये नतीजे वाले दिन तय होगा। बाकी कल मैं आपसे लखनऊ नगर निगम के मेयर के चुनाव पर चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।